नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है ना। साइंस सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री 95% सिलेबस कंप्लीट है। केमिस्ट्री में 2 वीडियो देना है जिसमें मुझे बतानी है कोल पेट्रोलियम के बारे में, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ पीरियड बचा हुआ है, फिजन के बारे में बताना है, और साबुन हो गया, पॉलीमर हो गया, ये चीज़ें, और एक एलॉयज। उसके बाद केमिस्ट्री, मतलब 2 से 3 वीडियो में आपका केमिस्ट्री फिनिश है। फिजिक्स में लाइट चैप्टर में आई डिफेक्ट, यानी कि जो भी आँखों में जो भी घटनाएं घटती है प्रकाश के द्वारा, तो कौन सा लेंस यूज़ करना है, वो एक वीडियो का काम है। तो बायोलॉजी स्टार्ट कर देना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी की न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स ये चैप्टर आपने शायद किताबों में नहीं देखा होगा, हाँ, लेकिन आपने सुना होगा, एग्जामिनेशन में फेस किया होगा। कार्बोहाइड्रेट से सवाल, प्रोटीन से सवाल, विटामिन से सवाल, फैट से सवाल, मिनरल से सवाल। तो ये जितने भी चीज़ें हमने नाम लिए, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जिसे कहते हैं, इसमें आपके बनते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वनडे एग्जामिनेशन में बात कर ले, रेलवे, एसएससी, अपने स्टेट झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, हरियाणा, या आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से डेफिनेटली है कि आपका सवाल फंसेगा ही। और आज 110% की गारंटी है कि इस न्यूट्रिएंट्स चैप्टर को जब ख़त्म कर रहे होंगे, और ये एक बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी में, एक बड़ा चैप्टर ये होता है, इसलिए इसको सबसे पहले निपटाएंगे और बहुत शिद्दत से। और मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कंटेंट एकदम सॉलिड मलाई वाला चीज़ें हमने तैयार किया। तो भाई चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन करिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जो टेस्ट में आप लोग हैं, ठीक है, पीडीएफ मंडे से आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट 1 की पीडीएफ, फिर आपको टेस्ट 2 की पीडीएफ, सेम वैसे ही जितने लोग इनरोल हो रहे हैं। तो देखिए एक बार में आपको 20 टेस्ट नहीं मिलेगा। हमने कहा अगस्त में 8 टेस्ट, चौथा टेस्ट आपको संडे को अपलोड होगा, फिर 12 टेस्ट अगले सितंबर महीने में। तो एनालिसिस करके और केवल टेस्ट दे के टाइम पास नहीं करना है भाई, ठीक है ना। उसमें आपको पर डे 30 मिनट, मैंने जैसे स्ट्रेटजी में बताया था कि हर दिन 30 मिनट एनालिसिस करके सवालों को कंप्लीट करना है, और नई चीज़ों को भी साथ के साथ पढ़ते चलना, ठीक है। तो चलिए, और जो लोग आप में से इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ना, फुल लेंथ टेस्ट है, जेएसएससी सीजीएल का कॉम्बो बैच है, तो हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी से आप जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर चल रही है 15 अगस्त के लिए। चलिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को क्यों चाहिए। बायोलॉजी में अगर हम जब पढ़ रहे होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की जब बात करते हैं, तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये आपको पढ़ना चाहिए। आप दैनिक जीवन में अपने बॉडी को या फिर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस चैप्टर पे काफ़ी अच्छा कमांड या नॉलेज होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो हमें क्यों चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो सिंपल से शब्दों में मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है कि एक तो हमारी जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि जो वृद्धि है, और जो ग्रोथ यानी कि जो विकास। तो अपनी अगर आपको डेवलपमेंट करनी है या फिर अपनी ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स का क्या करना पड़ता है, इनटेक करना है, या फिर न्यूट्रिएंट्स को खाना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो बनी हुई है छोटे छोटी कोशिकाओं से, यानी कि सेल से, तो सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी आपको मिल रही होती है इस न्यूट्रिएंट से ही, ठीक है ना। आप भाई आप क्या खा रहे होते हैं, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, ठीक है ना। घी खा लिया तो आपने फैट ले लिया, ठीक। आपने नींबू खा लिया, संतरा खा लिया, तो वो आपने विटामिन ले लिया। तो आप वही न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं या खा रहे हैं, जिससे उसकी एनर्जी आपको क्या की जा रही है, कोशिका को प्रोवाइड की जा रही है। और फिर आपका कोशिका काम कर रहा है, तो कोशिका से मिलकर के जो बना हुआ है टिश्यू यानी कि ऊतक, और उस टिश्यू से जो मिलकर बना हुआ है आपका ऑर्गन यानी कि जो अंग, और सारे ऑर्गन मिलकर के जो आपका बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम, वो ऑर्गन सिस्टम वर्क करती है, और फिर उस ऑर्गन सिस्टम को मिला करके बनता है आपका ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर मैंने कहा। तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत समझनी है कि क्यों पोषक तत्व की हमारी बॉडी में जरूरत है। तो आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स खाना आवश्यक होता है, या फिर हमारी कोशिकाएं प्रॉपर वे में वर्क कर सके, जिसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज, पूरा कंटेंट हमने बाइलिंगुअल, आपने देखा फिजिक्स केमिस्ट्री का सारा कंटेंट हमने बाइलिंगुअल एक एक चीज लिख करके अपलोड किया, ठीक है ना। विथ इन 2 मंथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म किया है, एक सिंगल मैंने ही खत्म किया, ये नहीं कि दूसरा टीचर आके मैंने लाके खत्म करवाया। तो देखिए भाई, इस तरह से चीज़ें आप पढ़ते चलिए, आपको कुछ लिखने की एक जरूरत नहीं, कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट इस तरह से ही मिलता है आपको।
अब न्यूट्रिएंट्स का हम डिवीज़न कर रहे होंगे या न्यूट्रिएंट्स के हम टाइप की बात कर रहे होंगे, तो अगर बात की जाए फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो आपकी पोषक तत्व है वो जो कार्य करती है हमारी बॉडी में, उसके कार्य अलग अलग होने के कारण इसको हमने क्या क्या कैटेगराइज कर दिया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो पहला जिस न्यूट्रिएंट से या जो पोषक तत्व आप खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिसे आप कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको क्या मिला, आपकी बॉडी को या आपकी कोशिका को एनर्जी मिली। तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट, कार्बोहाइड्रेट आपने रोटी खाया दोस्त, ठीक है ना, आपने चावल खाया तो उससे आपको क्या मिली, कार्बोहाइड्रेट मिली है। ठीक है, फैट यानी कि घी खा रहे हो आप, बटर खा रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है। ठीक है ना, मटन खा रहे हो तो वो जो फैट है ये आपके बॉडी को क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इसे हम कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल। यानी कि 3 कैटेगराइज हमने किया है। पहला जिससे आपको एनर्जी मिलेगी न्यूट्रिएंट से, उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। दूसरा जो आपके बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, यानी कि जो आपके मांसपेशियों का निर्माण करती है, ठीक है ना, जो जिम वगैरह जो जाते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। तो प्रोटीन एक आपका न्यूट्रिएंट्स होता है जो आपके बॉडी में मसल्स के फॉर्मेशन में, या फिर लिख सकते हैं कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में ये हेल्प करने वाला एक फूड है या फिर न्यूट्रिएंट्स है। तीसरा जो डिवाइड जो किया गया है आपका मिनरल्स, या फिर कहेंगे उसे खनिज हिंदी में, और विटामिन को हिंदी में विटामिन, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही, और फैट को हिंदी में हम कहते हैं वसा। ठीक है, इस फैट को एक और नाम से जानते हैं लिपिड्स भी कहते हैं। आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहे होंगे। यानी कि तीसरा जो हमने देखा मिनरल्स और विटामिन्स, ये वो आपका न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि वो पोषक तत्व है जिसको खाने से आपके अंदर कुछ ऐसी, देखिए हमारे बॉडी में भी क्या बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपके बॉडी में कुछ ऐसे हानिकारक ऑर्गेनिज्म या बाहर से कोई भी ऐसे बैक्टीरिया आती है तो उससे लड़ने के लिए वो कोशिका क्या करती है, एनर्जी उसको नीड होती है। तो उसके लिए हमें मिनरल्स और विटामिन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिफेंसिव फूड या रक्षा करने वाला ये एक पोषक तत्व होता है। तो हमने क्या देखा, न्यूट्रिएंट्स हमारे 3 कैटेगराइज हमने किए अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यानी न्यूट्रिएंट्स जो खाते हैं तो वो खाने के बाद जो वर्क करेगी वो 3 हमने पार्ट में रखा। एक तो जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, दूसरा एक बॉडी बिल्डिंग का काम करेगी, और एक आपको रक्षा प्रदान करती है। आप बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आए उससे फाइट करने के लिए जो मिनरल्स काम करता है, एक हो गया मिनरल्स विटामिन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन, और एक हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट जिसको आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी अब आपको क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया सर कि न्यूट्रिएंट्स जो हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, या हमारी जो कोशिकाएं प्रॉपर वे में वर्क कर सके उसके लिए जो एनर्जी मिल रही होगी वो आपको न्यूट्रिएंट्स से मिल रही होगी। तो वो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स होगा, तो देखिए मैंने क्या कहा, एक जो कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिल जाएगी। अब आपको डेवलपमेंट करना है, यानी कि आपका बॉडी बिल्डिंग हो, वो प्रोटीन काम कर देगा। आपकी विकास होगी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कोई बैक्टीरिया आई है उसको मार करके, तो उसके लिए क्या होगा, मिनरल्स और आपको विटामिन, ये न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कार्य यानी कि उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब एक और क्लासिफिकेशन हम लोग न्यूट्रिएंट्स को करेंगे कि हम जो न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं उसके खाने के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका जो यूज़ करते हैं कितना ज़्यादा, किस न्यूट्रिएंट्स का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और किस न्यूट्रिएंट्स का यूज़ हम लोग कम करते हैं, उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है 2 पार्ट में। एक हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहेंगे अल्प पोषक तत्व, या इसे एक और नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, या बोल सकते हैं कि इसमें कार्बन प्रेजेंट होगी। जो न्यूट्रिएंट्स आप बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं ना, उसे आप कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि अल्प पोषक तत्व। मैक्रो को क्या कहेंगे भाई, अल्प नहीं होगा, ये यहाँ उल्टा लिखा गया, ये हो गया अल्प और ये होगा बहुल। ठीक है ना, ये होगा बहुल पोषक तत्व। ठीक, हाँ, मैं ये कह रहा कि अभी हमने न्यूट्रिएंट्स को जो डिवाइड किया उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके कार्य के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में, एक तो एनर्जी मिलेगी, दूसरा बॉडी बिल्डिंग होगा, और तीसरा आपका डिफेंस यानी कि रक्षा करने के अकॉर्डिंग हमने रखा। अब हम न्यूट्रिएंट को क्लासीफाई कर रहे हैं उसके यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि किस न्यूट्रिएंट्स को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होगी अधिक मात्रा में।
और एक वो ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं या फिर हमारे बॉडी को कम मात्रा में इसकी नीड होती है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर अल्प पोषक तत्व, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक, यानी जिसमें कार्बन एब्सेंट होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स को दो भाग में बांट दिया है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब जिसका हम ज़्यादा सेवन करेंगे, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, और माइक्रो जिसमें कार्बन की मात्रा कम या एब्सेंट होगी, जिसका हम लोग सेवन या फिर यूज़ अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हैं एनर्जी के लिए हमें उसकी नीड कम होती है, वैसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो यहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में लिखा गया है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में, अब देखिए जो न्यूट्रिएंट्स जो आप ले रहे होते हैं ना, अब उसको आप किलोग्राम में ना खा ले, इसलिए मैंने ग्राम लिख दिया। अब बायोलॉजी अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ें थोड़ी बहुत भी अगर मुझे जो जानकारी मैं अगर बता रहा हूँ तो सही, ताकि आप उसका अगर इस्तेमाल करें तो सही वे में आपको भी इफेक्टिव मिल सके, तो ग्राम में आपको यूज़ करना है। ठीक है ना, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसका सेवन हम सबसे ज़्यादा अमाउंट में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वही मैंने लिखा, वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन वो भी ग्राम में। अब कितना वो भी मैं बताऊंगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में खाते हैं, और कितना कम मात्रा में, यानी कि उसको मिलीग्राम में हमें खाना। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है, शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन सी हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे। लेकिन याद रखना है मिनरल्स में भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि हम लोग सबसे अधिक मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका विटामिन में केवल और केवल विटामिन सी ही हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि नींबू, खट्टे जितने भी आपके फल हो गए या सब्जियां हो गए, जिसे आपको विटामिन सी, केवल विटामिन सी की मैंने बात की है, पूरा विटामिन नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई नहीं, केवल विटामिन सी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा। और मिनरल्स यानी कि खनिज, जिसे हिंदी में कहेंगे खनिज, इसमें भी केवल आपका कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम और क्लोरीन, केवल ये आपका 5 मिनरल्स आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए या फिर खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सबसे कम मात्रा में हम लोग लेते हैं, वाटर, मिनरल्स, बाकी इसके 5 के अलावे जितने भी मिनरल्स हो गए, और सारे के सारे विटामिन, एक्सेप्शन सी, विटामिन सी को छोड़ के। आपके माइंड में आ रहा होगा वाटर तो हम लोग को अधिक मात्रा में लेते हैं। ऐसा देखिए, वाटर आप अधिक मात्रा में लेते हैं, लेकिन वाटर जो कंपाउंड जो बना हुआ है आपका, वो कंपाउंड हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में जाती है। इसलिए इसका सेवन, या फिर कह सकते हैं कि उसकी जो जिससे मिल के बना हुआ है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, उसकी मात्रा हमारे बॉडी में कम जाने के कारण उसको हम लोग रखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। क्लियर हो गया? तो मैक्रो और माइक्रो क्लियर। उधर हमने 3 भाग में रखा, एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग और डिफेंस। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट से आपको क्या मिल रहा था, एनर्जी, या फिर इसे हम क्या नाम दे रहे थे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा था, विटामिन्स और आपका मिनरल्स ये आपको क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, रक्षा प्रोवाइड कर रहा था, डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था। चोट घाट हम आपके सेल्स में लग गए तो वापस से वो बिल्कुल फिर से सही हो सके, उसके लिए आपको मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो अब एक एक करके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारे हमें पढ़नी है। आज हमारा टारगेट होगा कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग खत्म करते हैं। चीज़ें अब आपको चीज़ें क्लियर होती आ रही है कि नहीं भाई, कहीं दिक्कत तो नहीं बायोलॉजी पढ़ने में? बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा नहीं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो उसे हिंदी में कहते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम आप इसे शुगर की तरह ही बोलते हैं, यानी कि जो शुगर होता है। अब ये चीज़ याद रखना है कि हर शुगर से ये आपके माइंड में आता है मिठास, है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट में मीठापन होता ही है। जैसे कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट में शुगर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो डायबिटीज पेशेंट देखिए रोटी खाते हैं चावल, अब चावल में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, और वो शुगर मीठा होता है, इसीलिए वो चावल खाना मना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। अब क्या मैंने लिखा है, द कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि वह यौगिक या फिर कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर। देखिए
अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को यहाँ लिखूँ तो कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो कौन कौन से एटम या कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये तीनों कंबाइन किया, ये तीनों एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाया, सॉरी ये तीनों एलिमेंट मिलकर क्या बनाया? आपका कंपाउंड बनाया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये किससे मिलके बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कार्बन और आप बोल सकते हैं वाटर से मिलके क्या बना है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? तो वही चीज लिखा गया है कि द कंपाउंड विच इज कंपोज ऑफ कार्बन एंड वाटर। इसका कॉमन नेम क्या होता है? शर्करा या फिर शुगर भी बोल सकते हैं। इसकी जनरल फॉर्मूला जो आप कार्बोहाइड्रेट लिख रहे होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन एन, हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ एन, ऑक्सीजन एन्स। अब अगर आप एन का वैल्यू जैसे जैसे पुट करते चले तो अब आपको ये चीज़ याद रखना है, जब आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आपकी जो भी कार्बोहाइड्रेट होगी उसको अंत में उसका जो प्रीफिक्स जो होता है, ठीक है, वो होता है OXE। ये रहा OXE, OXE। यानी जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के नाम में, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे उसके नाम में लास्ट में क्या होगा? ओज, OSE, ओज। जैसे अब ये कार्बोहाइड्रेट का आपका जनरल फॉर्मूला है। मैं एन की वैल्यू यहाँ मैंने लिया 6, ठीक है, 6 मैंने पुट किया C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। अब यहाँ में ये बताइए कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6। 6 मतलब क्या हो गया? हेक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्स। और ये क्या है आपका? अब ये क्या है? देखिए जनरल फार्मूला ये किसकी थी आपकी? ये जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की थी। यहाँ 6 की वैल्यू पुट किया आपने, H12 हो गया O6। ये पूरा क्या हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगर ये आपका कार्बोहाइड्रेट है तो अंत में आप क्या लिखेगा? ओज। और ओज के आगे आप कितना कार्बन यूज किए बस वही लिखना, हेक्सोज। यानी ये आपका क्या हो गया? हेक्सोज। ठीक है, इसका कॉमन नेम आप इससे क्या बोल सकते हैं? हेक्सोज बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैंने एन की वैल्यू 3 पुट कर दी तो C3H6O3, C3H6O3। अब ये क्या हो गया? इस फार्मूला में पुट किया, यानी कार्बोहाइड्रेट है, यानी अंत में ओज लगेगा। कितना कार्बन? 3, यानी कि ट्राई। 5 अगर मैंने पुट कर दिया इनकी वैल्यू तो C5H10O5, C5H10O5। ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, अंत में ओज, कितना कार्बन? 5, तो पेंट। ठीक है ना, क्लियर है? तो पेंटोज, ट्रायोज, टेट्राओज, ठीक है, उसके बाद हेक्सोज। तो इस तरह से चीज़ें आप नाम याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का जो नाम होगा उसके लास्ट में ओज लगेगा, उससे पहले डिपेंड करता है कि कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। इसमें आप एन का वैल्यू पुट करें और लास्ट में ओज लगा दें, और जितना कार्बन उससे पहले आपको बस उसका नाम लिख देना है, जितनी संख्या में आपने कार्बन यूज़ किए। 2 यूज़ किए हैं, 3 यूज़ किए हैं, 4 यूज़ किए हैं, 5 यूज़ किए हैं, पेंट आपने यूज़ किया है, 3 यूज़ किया ट्राई, 6 यूज़ किया हेक्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ मैंने वही लिखा है जो आपका सेक्राइड के नाम में लास्ट में ओज लगा दिया जाता है। अब ये सेक्राइड क्या है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेक्राइड बोलो, कार्बोहाइड्रेट के नाम में लास्ट में क्या कर दिया जाता है? देखिए ओज लगा दिया जाता है। कुछ लिखना नहीं है आपको, ये पूरा कंटेंट अपलोड ही होगा। जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा आपका कंटेंट अपलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको फिर से एक बार कार्बोहाइड्रेट रिकॉल करवाता हूँ। मैंने कहा क्या कि कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको अन्य नेम क्या है आपका? शुगर। ठीक है, इसका अन्य नेम, अदर नेम क्या है आपका, या फिर बोल सकते हैं कॉमन नेम क्या है? शुगर या शर्करा कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना हुआ है? तो कार्बन हाइड्रेट मतलब वाटर, या मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये सारे एलिमेंट आपस में मिले तो ये कंपाउंड बना, वो कंपाउंड क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसमें आपकी मैंने ये फार्मूला बताई, इसकी जो फार्मूला होती है CnH2nOn होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम में क्या लगा हुआ था? अंत में ओज लगा हुआ था। अब देखिए रेशियो से आपका सवाल पूछा जाता है, यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट जिससे कंपोज होकर बना हुआ है, जिससे मिलके बना हुआ है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी रेशियो कितनी होगी? यानी कि कार्बन की रेशियो कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन की रेशियो कार्बोहाइड्रेट में, ऑक्सीजन की रेशियो कार्बोहाइड्रेट में कितनी होगी? तो रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 1:2:1। देखिए इसको आप रेशियो निकालिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी कितना रेशियो आएगा? 1:2:1। यहाँ पर भी आप 3 से डिवाइड करिए, 3 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1:1, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम, यानी कि 1:2, 2:1। यानी रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? 1:2:1 होगा। ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से और क्या क्या सवाल बनते हैं। देखिए आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, प्रोटीन खा लीजिए,
देखिए आप जितना भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे होते हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, चाहे प्रोटीन खाइए, चाहे फैट खाइए, चाहे विटामिन खाइए, चाहे मिनरल्स खाइए, सभी से आपको जो एनर्जी मिलती है, इसमें से सबसे अधिक एनर्जी जो हमें मिलती है यानी कि 70 से 80%, यानी 70 से 80% जो एनर्जी हमें मिल रही होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। मतलब आपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स खाएं उनमें से सबसे एनर्जी ज़्यादा आपको जो मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, इसलिए इनको कहा जाता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स या फिर ऊर्जा कण। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है 70 to 80%। ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया कि 4 आपको ऑप्शन में थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन या मिनरल, कुछ भी दे दे, इसमें से पूछा जाएगा किससे सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट्स आप टिक करके आएंगे। हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं दोस्त, ठीक है। एनर्जी मॉलिक्यूल इसलिए इसे कहा जाता है या ऊर्जा का कण कहा जाता। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हो तो कितनी अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी को कैलोरीज में लिखते हैं, तो 4.2 कैलोरीज हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.2 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें, अब आगे चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक दिन में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में था, माइक्रो में या मैक्रो में, तो मैक्रो में, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जिसकी हमें सेवन करनी चाहिए उसको हमने मैक्रो में रखा था। तो कितना ग्राम, 300 से 400 ग्राम, मतलब 300 भी खा सकते, 290 भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 350 ग्राम, 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट आपको आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 ग्राम से आपको 4.2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 300 से, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब उतना आपको कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है पर डे, ठीक है। इतनी रिक्वायरमेंट होती है, फिटनेस आपकी सही रहेगी तब। अब देखिए यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सुगर सैक्राइड। देखिए सुगर बोलो चाहे आप सैक्राइड, एक ही चीज़ है, ठीक है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ लिखा मैंने कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई शर्करा है या सैक्राइड है। ये छोटी इकाई या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब आप समझ रहे नहीं, समझिए क्या। देखिए आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट ऐसे ही खा लिया नहीं, कार्बोहाइड्रेट आपने आलू खाया, रोटी खाया, ठीक है। जब आपने रोटी खाया तो आपके बॉडी में क्या आया, कार्बोहाइड्रेट आया। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट से आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट का देखिए फाइनल जो आपका 100%, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा पूरा डिटेल में कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल करता हूँ हल्का सा। जैसे ये आपने रोटी खाया, ठीक है, रोटी जैसे ही आपने खाया, ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा। अब इस ब्रेकडाउन करने के लिए भी क्या हमारे बॉडी में क्या होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है ना। तो वो ग्लैंड क्या करता है, आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है, कुछ जूस रिलीज करता है, कुछ आपके एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो वो एंजाइम या जो जूस होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। तो वो नाम भी पूछा जाएगा कौन, तो उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में रखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का ये जो आपका एक, देखिए कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट आपके बॉडी में एनर्जी मिली ही नहीं है। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, मान के चलते इसके पास 100 कैलोरी की आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। इतना एनर्जी आपने इसके जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, रोटी खाया, उसमें 100 कैलोरी था। तो ये 100 कैलोरी आपकी जो कोशिका है, ये मान के चलते ये सेल है, इसके पास मिलनी होगी। तो ये डायरेक्ट खाने से नहीं मिल जाती आपको, इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, तब जाके आपकी कोशिका में एनर्जी मिलेगी। कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। फिर फर्दर इस ग्लूकोज को फिर से कुछ ब्रेक डाउन किया जाएगा। फाइनली ये पूरा का पूरा नहीं टूटा है, 50-70% तक आपकी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन कर गई है। यहाँ से भी काफ़ी एनर्जी आप मान के चलिए 70 से 80, 100 में से 70 से 80, 85 कैलोरी एनर्जी अब आपकी कोशिका पे चली जाएगी। लेकिन इसका फाइनल जो ब्रेक डाउन कंप्लीटली, अगर कार्बोहाइड्रेट जो रोटी खाया डाइजेशन जब होता है, तो जो कंप्लीटली जो आपके इसका डाइजेशन ब्रेक डाउन होगा, कोई इंजाइम ब्रेक कर रहा होगा या कोई जूस इसकी ब्रेक डाउन कर रही होगी, वो होती है ग्लाइकोजन, ठीक है। ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उससे डायरेक्ट आपको एनर्जी नहीं मिलती है, इसका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और फाइनल इसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन में, तब जाकर जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है उसका कंप्लीटली डाइजेशन होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि जो आपका ग्लूकोज टूटा, ये ग्लूकोज 70-80% तक आपको एनर्जी इंस्टेंटली आपको बॉडी में या फिर आपकी कोशिका में जहाँ भी नीड होती है तो मिल जाती है। इसीलिए
आपको कहा जाता कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम ऐसा होता है या फिर आपको एनर्जी वीकनेस है तो आपको तुरंत क्या कहा जाता है, ग्लूकोज पिलाया जाता है, या फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ग्लूकोज का पानी, वो एक अलग होता है, ठीक है, उतना डिटेल नहीं जाना, वो आपको चढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए ये ग्लूकोज होती है जो फाइन, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये ग्लूकोज जो टूटी हुई है, जो इंस्टेंटली आपको क्या करेगी, एनर्जी दे देगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है इससे आपको इंस्टेंटली एनर्जी नहीं मिलेगा। आप देखिए बहुत वीकनेस फील कर रहे हो तो आप जा करके चीनी खा लीजिए, ठीक है ना, ये वही ग्लूकोज है, मतलब वो उसका ब्रेकडाउन फॉर्म है जिससे इंस्टेंटली आपको बॉडी में या आपकी कोशिका को ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज शुगर या सेक्राइड होता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई का मतलब समझ लिया कि हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है वो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट होगा, फाइनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, लेकिन जो ग्लूकोज में जो उसका ब्रेकडाउन होता है, उस ग्लूकोज में 80-85% आपकी एनर्जी जो कोशिका को नीड होती है वो ग्लूकोज से तुरंत मिल जाती है और हमें राहत फील होती है। फिर आप अदर आप ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद सब कुछ ओके हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है शुगर, इसलिए या तो आपको डायरेक्ट शुगर दे दिया जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में, या फिर आपको पानी वानी जो भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए आप पानी भी इसीलिए चढ़ाया जाता है डायरेक्ट आपके वेन के थ्रू वो ब्लड में तुरंत पहुंच जाए, और अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस में नहीं है तो आपको शुगर ग्लूकोज वगैरह आप पी करके भी ठीक हो सकते हैं। अब आगे चलिए, यहाँ लिखा गया कि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद इसका देखिए ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, जो सबसे सिंपलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे हमारे सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो यूरिन होता है, यूरिन में ये भी परसेंटेज आपके एग्जामिनर पूछ रखा है, 0.1% होता है। जो नॉर्मल यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, 0.1%। अब देखिए जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, ये कार्बोहाइड्रेट को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। अब ये 3 पार्ट का डिवीजन कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड या फिर शुगर की यूनिट पे। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्त कि आप जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है, एक पोषक तत्व है। आइए रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पोषक तत्व को। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट या एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स को देखा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और आपके विटामिन, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको क्लासीफाई किया 2 भाग में। एक तो हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग जिससे आपको एनर्जी मिली, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट रखा, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन रखा, और डिफेंस के लिए हमने मिनरल्स और विटामिन रख दी। फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन किया, उसकी मात्रा कितना ज़्यादा हम खाते हैं, तो ज़्यादा खा रहे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ थे, और जो कम खा रहे थे उसको हमने माइक्रो में रखा। तो अब हमने एक एक न्यूट्रिएंट्स लिया कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा तो हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट जिसको हम इंस्टेंटली, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है आपका ग्लूकोज, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मतलब कि जो आपका सबसे सरल अवस्था में होती है, जो तुरंत हमारे बॉडी में जाते ही ब्रेक डाउन कर जाएगी। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसको एक एंजाइम आएगी, उसका ब्रेक डाउन कराएगी, फिर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तब वो ग्लूकोज वो क्या करेगा, आपको कोशिका को एनर्जी देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज आपने ले लिया तो वो ग्लूकोज से डायरेक्टली आपकी कोशिका सेल तक क्या होगी, एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें समझ में आई। तो अब जो है ना, अब आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको भी हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड या फिर शुगर यूनिट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कितने शुगर या फिर सैकराइड प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट्स में या फिर 3 भाग में रखा है। यानी कि एक हो गया मोनोसैकराइड, एक हो गया ऑलिगोसैकराइड और एक हो गया पॉलीसैकराइड। इसका मतलब क्या, देखिए सैकराइड कहने का मतलब सिंपल सा ये समझ में आना है कि शुगर, यानी कि मोनोसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड या फिर शुगर यूनिट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में शुगर की या फिर सैकराइड की इकाई कितनी है, संख्या कितनी है, नंबर ऑफ शुगर या नंबर ऑफ सैकराइड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया मोनोसैकराइड, एक हो गया ऑलिगोसैकराइड और एक हो गया पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में आप समझिए, मोनो इट मीन्स 1, सैकराइड मतलब क्या हो गया, शुगर। यानी कि एक शुगर जिस कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड कहेंगे, ठीक है। ऑलिगोसैकराइड मतलब क्या हो गया कि जिस भी कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हो गए, तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना, जिस भी कार्बोहाइड्रेट में
एक से अधिक यानी कि 2 और 10 तक अगर शुगर प्रेजेंट होगी या फिर सैकराइड प्रेजेंट होगी तो आप उसे कहेंगे ओलिगोसैकराइड। और पॉलीसैकराइड मतलब ये हो गया कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज़्यादा, ठीक है ना, 10 से ज़्यादा शुगर या फिर सैकराइड प्रेजेंट होगा, आप उसे कहेंगे पॉलीसैकराइड। ये हमने 3 कैटेगरी में रखा है कार्बोहाइड्रेट को। जो आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, सेवन कर रहे होते हैं, तो उसको आपके 3 फॉर्म में आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है मोनोसैकराइड, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितनी संख्या में आपकी शुगर प्रेजेंट है, 1 है, जिसमें शुगर कितना है, 1 है। ऑलिगोसैकराइड जिसमें शुगर की संख्या कितनी है, 2 से 10 तक। पॉलीसैकराइड, पॉली मतलब बहुत, 10 से ज़्यादा, मिलियंस में, इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं, आपका शुगर प्रेजेंट होता है उस कार्बोहाइड्रेट में। तो आपका जो मोनोसैकराइड है, इसका मैंने लिखा है कि केवल एक शुगर या फिर एक सैकराइड ही से जिससे मिलकर के बनी होती है जो कार्बोहाइड्रेट, उसको कहते हैं मोनोसैकराइड, ठीक है ना। मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, या फिर बोल सकते हैं मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ सैकराइड। तो ये एक जो आपने मोनोसैकराइड का मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार ऑलिगोसैकराइड का एग्जांपल लेंगे, पॉलीसैकराइड का भी एग्जांपल लेंगे। अभी ये समझना है कि मोनोसैकराइड होता क्या, ठीक है। तो मोनोसैकराइड जो जिसमें क्या था, केवल और केवल सिंगल यूनिट ऑफ शुगर था, यानी कि केवल और केवल एक शुगर प्रेजेंट थी। तो एक शुगर प्रेजेंट होने के कारण अब ये समझिए कि यहाँ पर कितना है, 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 10 तक शुगर प्रेजेंट है। और पॉली में कितना, 10 से ज़्यादा। तो अगर आप तीनों कार्बोहाइड्रेट में से अगर आपको ये कार्बोहाइड्रेट एक बार खिलाया गया, एक ये खिलाया गया और एक ये खिलाया गया, तो आप बताइए किससे आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ एक शुगर है, इसकी ब्रेकडाउन तुरंत होगी और आपको एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पर 2 से ज़्यादा शुगर को टूटना होगा, ब्रेकडाउन होना पड़ेगा, तब आपको एनर्जी मिलेगी। और फिर पॉलीसैकराइड में बहुत सारी एनर्जी है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेट में होती है, जटिल अवस्था में होती है, जिससे आपको एनर्जी काफ़ी लेट से मिलेगी। लेकिन ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि एक ही शुगर है, इससे आपको इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिल जाती है। तो ये आपको इतना समझ में आया कि मोनोसैकराइड क्या होता है, ऑलिगोसैकराइड क्या होता है और पॉलीसैकराइड क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्यों है, जटिल अवस्था में क्यों है। देखिए, ये आपके भी पूछे गए सवाल है कि इनमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। अब ये डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड अभी मैंने नहीं बताया, अभी बताऊंगा। लेकिन इसमें से आपको इतना तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन होगा, पॉलीसैकराइड। पॉली मतलब बहुत सारे सैकराइड या फिर बहुत सारे शुगर जिस कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एक इसका एग्जांपल तरीका समझिए, समझने के लिए अगर आपको समझना है कि मोनो, ऑलिगो, पॉली मतलब क्या, कि आप अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैं मान के चल रहा हूँ आपको रोटी खाने से मिली है, ठीक है। तो 3 प्रकार की रोटियाँ हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गए, और एक आपके पास एक ये रोटी है। ये वो रोटी है जिसमें एक शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, एक शुगर प्रेजेंट है। इसमें आपका 3-4 शुगर प्रेजेंट है, और इसमें आपका शुगर की संख्या इनफिनिट मैं लिख दे रहा हूँ 100 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 से ज़्यादा शुगर है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉली। 2 से ज़्यादा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, तो ये क्या हो गया आपका ऑलिगो। और ये एक शुगर प्रेजेंट है, ये क्या हो गया आपका मोनोसैकराइड। यानी कि ये वो कार्बोहाइड्रेट आप रोटी खा रहे हैं जिससे केवल एक शुगर आपके बॉडी में आएगा, उसका तुरंत ब्रेकडाउन होगा, तुरंत एनर्जी मिलेगी। इसका ब्रेकडाउन होने में समय लगेगा, धीरे धीरे इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसको ब्रेकडाउन होने में और ज़्यादा समय लगेगा, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये जो भी चीज़ें आप है क्या, ये है कार्बोहाइड्रेट ही। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। कैसे डिवाइड किया है, तो शुगर की संख्या यानी कि नंबर ऑफ यूनिट जो शुगर के, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका क्लासीफाई किया। इतना चीज़ क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके एग्जाम में और डेली लाइफ में सवाल बनते हैं। ऑलिगो का उसी प्रकार देखेंगे, फिर पॉलीसैकराइड का भी देखेंगे। चलिए, मोनोसैकराइड तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, मोनो को, फिर ऑलिगो और फिर पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब क्या है, मोनो मतलब 1, सैकराइड मतलब शुगर। तो मोनोसैकराइड जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों, सरल अवस्था में क्यों होती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक शुगर प्रेजेंट है, तुरंत इसका ब्रेकडाउन होगा, इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिल जाएगी, इसीलिए इसे कहा गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कितनी संख्या में आपका शुगर प्रेजेंट होगा, एक, यानी कि एक सैकराइड यूनिट होगी मोनोसैकराइड में। द कार्बोहाइड्रेट इन विच सिंगल शुगर या फिर सिंगल सैकराइड इज प्रेजेंट। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो हम कह रहे थे बार बार, जिसको आप इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलती है, आपको ग्लूकोज खाने बोला जाता है, पीने के लिए बोला जाता है, या फिर आपको ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है। रीजन यही है कि ये मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये कि इसमें शुगर की संख्या कितनी है, एक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है ना।
अगर बात किया जाए आप उससे कंपैरिजन कीजिए, ग्लूकोज आपका क्या है, मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए, CnH2nOn। तो आप उसमें पुट करके देखिए, सी की कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, तो CnH2nOn में हम इसे पुट करते हैं, क्या ये इक्वेशन फॉलो कर रही है, CnH2nOn। एन की वैल्यू कार्बन की संख्या कितनी है, 6, यानी कि एन की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ 6 मैंने पुट किया तो 6, ठीक है, यहाँ 6 पुट करूंगा तो 12 होगा, ऑक्सीजन में 6 आएगा, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप इसका नाम क्या बताएंगे, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है तो अंत में क्या लिखिएगा, ओज लिखिएगा, और कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, यानी कि हेक्स, तो हेक्स ओज, ठीक है ना। तो ये भी आपके बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब स्टेट में आप यूपी पुलिस था या फिर किसी अदर स्टेट में आपका ये भी पूछा गया सवाल है कि हेक्सोज, तो याद रखना है हेक्सोज का मतलब वो ग्लूकोज की बात करी थी। ओज हो गया कार्बोहाइड्रेट का लास्ट नेम ओज से, हेक्स यानी कि नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है, 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, ओज यानी कि कितनी, मतलब कार्बोहाइड्रेट का लास्ट नाम क्या होता है, ओज से लिखते हैं। अब ये जो ग्लूकोज होता है इसको एक और नाम से बोला जाता है, जो ग्रैप शुगर होता है ना, यानी जो ग्रैप्स यानी जो अंगूर खाते हैं उसमें यही शुगर, यही ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका हम नाम भी ले लेते हैं, एग्जाम में ये पूछा गया इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिख दिया जाता है, ग्रैप शुगर ऑल्सो कॉल्ड। तो ग्रैप शुगर किसे कहिएगा, तो ग्लूकोज को कहिएगा। ये कैसा आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है मतलब कि एक शुगर प्रेजेंट है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शुगर की संख्या, सेक्राइड की संख्या कितनी होगी, एक होगी, इसलिए तो ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। इंस्टेंटली एनर्जी मिल रही है इसीलिए तो एक ग्लूकोज है, इसीलिए तो, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड का वो है आपका फ्रुक्टोज। देखिए फ्रुक्टोज, अब ये कैसा है, मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड कहने का मतलब क्या है, एक ही शुगर है, यानी वो शुगर कौन सा, फ्रुक्टोज है। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, तो इसका भी नाम हेक्सोज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या 6 तो हेक्स, ओज हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है ये, तो लास्ट में इसका ओज होगा। ये कार्बोहाइड्रेट क्यों है, इसका केमिकल फॉर्मूला CnH2nOn इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। अब ये जो फ्रुक्टोज होता है, इट इज द स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा फ्रुक्टोज, ठीक है ना। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो फ्रुक्टोज है, ठीक है। फ्रुक्टोज हेक्सोज हो गया, ग्लूकोज हेक्सोज हो गया, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, मोनोसेक्राइड है। हेक्सोज को तोड़िए, हेक्स यानी कि 6 कार्बन होना चाहिए, ओज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो कौन सा फार्मूला फॉलो करेगा, CnH2nOn, तो इसको बिल्कुल फार्मूला को फॉलो कर रहा है, कार्बन की संख्या 6 है, पुट करिएगा तो ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि फ्रुक्टोज भी क्या हो गया, हेक्सोज हो गया। ये क्या हो गया, नेचर में या फिर प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे मीठा होता है उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कि ये शुगर किसमें प्रेजेंट होगा, तो जो आप फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना, जो गन्ना होता है उसमें आपका प्रेजेंट होता है यही कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज, ठीक है ना। इसलिए आप फ्रूट फल वगैरह आपको खाने के लिए बोला जाता है, जिससे इंस्टेंटली आपको क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में उसका ब्रेकडाउन, मतलब कि उससे एनर्जी मिलती है। अब एक वर्ड है आपका आइसोमर, यानी कि समरूप। अब इसको समझना है, समरूप का मतलब क्या होता है, आइसोमर का मतलब क्या होता है। आइसोमर यानी कि समरूप का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। डेफिनेशन इसका ये बोलता है कि जिनका फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी गुण क्या होगी, अलग अलग होगी। अब फार्मूला सेम का मतलब, यानी कि आपने अभी ग्लूकोज देखा और फ्रुक्टोज देखा, इसका फार्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का फार्मूला C6H12O6, तो केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है। आइसोमर भी बोलता है जिसकी केमिकल फार्मूला सेम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। तो देखिए केमिकल फार्मूला तो सेम हो गया, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज अलग है, तो बिल्कुल जो आपका ग्लूकोज होता है ना, उसमें जो देखिए एक फंक्शनल ग्रुप नाम की एक चीज होती है, ठीक है ना, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह क्या होता है कि वो सारे केमिकल ग्रुप, ठीक है ना, वो सारे केमिकल ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, वो सारे रासायनिक समूह जो किसी भी कंपाउंड से लग करके, किसी भी यौगिक से लग करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है, ऐसी केमिकल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। यानी कि अल्कोहल वो एक केमिकल ग्रुप है जो किसी भी कंपाउंड में आकर अगर अटैच हो गई, ठीक है ना, तो अटैच होने के साथ साथ उस यौगिक की क्या करेगी, प्रॉपर्टीज को अलग कर देगी। मतलब ये कि जैसे आपके पास वाटर है एक कंपाउंड, ठीक है, इसके साथ अटैच हो गया एक फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ एक केमिकल ग्रुप, इसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। ये एक
फंक्शनल ग्रुप है जो एक कंपाउंड या वाटर कंपाउंड के साथ क्या हुआ, जुड़ा, तो इस वाटर की जो है पूरी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसे हम क्या नाम देते हैं, क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो आपका ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज में भी आपका प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप पूछता है आपके एग्जाम में, ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड, जिसे हम लिखते हैं CHO। लेकिन जो फ्रुक्टोज है यानी कि जो सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है आपका कीटोन। तो देखिए फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज अलग हो गई। एल्डिहाइड अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के साथ लग रहा तो इसकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज कर देगी, ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट ही लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज कर देगी। फ्रुक्टोज है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगने के कारण, इसके साथ जुड़ने के कारण इसकी क्या करेगी, प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगी। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पूछेगा आपसे कि आइसोमर कौन है इसमें, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है। तो सुक्रोज दे देगा आपको या फिर आपको रेफिन्स दे देगा, इनमें से कौन आइसोमर शो करता है, समरूप शो करता है। तो समरूप मतलब जिसकी फॉर्मूला सेम लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज अलग। पूछेगा ग्लूकोज में कौन सी फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज में कौन सी फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं अब। देखिए यही बात मैंने कहा कि जो फ्रुक्टोज होती है फ्रूट या फल में होती है, ऑल्सो कोल्ड, इसे क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ऑल्सो नॉन बाई कैन शुगर यानी गन्ने वाली शुगर, यानी जो जब आप गन्ना खाते हैं ना उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है यही फ्रुक्टोज ही प्रेजेंट होता है। अब ये जो फ्रुक्टोज क्या है आपका, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड मतलब क्या है, सिंगल शुगर इसमें प्रेजेंट होगा। अब तीसरा जो एग्जांपल है मोनोसेक्राइड का वो है आपका गैलेक्टोज, ठीक है ना। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6। तो ये भी नाम क्या होगा, हेक्सोज। क्यों हेक्सोज, हेक्स यानी कि 6 कार्बन और ओज यानी कार्बोहाइड्रेट है इसलिए अंत में ओज। अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट कैसे पता, केमिकल फॉर्मूला CnH2nOn इसको फॉलो कर रहा है इसीलिए। अब ये देखिए ये भी आपका क्या करेगा, फॉर्मूला सेम है, यानी ये भी क्या करेगा, आइसोमर का रूप होगा क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, तो आप कैसे पता करिएगा, बिल्कुल देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना, इसमें जो ग्लैक्टोज में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड, ये है तो कार्बोहाइड्रेट, और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई। तो ये भी आइसोमर यानी कि समरूप होगा क्योंकि केमिकल फॉर्मूला सेम है भैया लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप और गैलेक्टोज में कौन सा, तो आप बोलिएगा एल्डिहाइड। लेकिन फ्रुक्टोज अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन है। देखिए ये सब बहुत अच्छा सवाल है। अब ये देखिए आपका यूपी में आपका पूछा गया सवाल है, यूपी के पुलिस कांस्टेबल में या दरोगा कहीं भी पूछा गया था कि एल्डोहेक्सोज का ये आपका एग्जाम्पल पूछा गया। तो सबसे पहले समझिए कि एल्डोहेक्सोज का मतलब समझिए। देखिए एल्डो मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO, ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, किसी भी कंपाउंड किसी भी यौगिक के साथ जुड़कर, अब ये कंपाउंड एलिमेंट ये एटम समझ में आ रहा ना केमिस्ट्री में जो हम लोग उतना मेहनत किए हैं। तो ये जो एल्डिहाइड है जब कंपाउंड के साथ किसी भी कंपाउंड में जुड़ेगी तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज करती है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एल्डिहाइड। हेक्सोज, हेक्सोज मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन। ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है, कितना कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड। तो तोड़ सक रहे हैं ना। अब एल्डो हेक्सोज कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, अब नहीं समझ में आ रहा तो ये तो अब आप खुद से समझिएगा। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की संख्या 6 है और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन सी प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड है। तो वही लिखा हुआ नंबर ऑफ कार्बन 6, फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट है, ठीक है। 6 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कौन सा, CHO। अब हमें ये बताइए कि 6 कार्बन, आप चाहे ग्लूकोज की बात कर लीजिए चाहे फ्रुक्टोज की बात कीजिए, अभी आपने पढ़ा, और गैलेक्टोज, सब में कितना था, 6 कार्बन था। फंक्शनल ग्रुप क्या आपका CHO प्रेजेंट था ग्लूकोज में, तो आप कहिएगा बिल्कुल ग्लूकोज में प्रेजेंट था, यानी कि एल्डोहेक्सोज मतलब आपको बोला गया है ग्लूकोज। अब याद करिए 6 कार्बन आपका ग्लैक्टोज में भी था और उसका भी फंक्शनल ग्रुप क्या था आपका, तो CHO था। तो यानी कि ग्लैक्टोज भी आपका क्या हो गया, एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन इसमें भी और फंक्शनल ग्रुप भी 6 CHO था यानी कि एल्डिहाइड था। तो यही आपका पूछा गया था, एल्डोहेक्सोज का उदाहरण होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, बोथ A एंड B, ऑप्शन इस तरह से थे। तो किसी को हवा ही नहीं लग पाया ये सवाल। एक और आपको अब हो सकता है इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए, तो एक एग्जांपल ले ले रहे हैं ताकि आपके बाद इसके बाद कोई भी किसी तरह से पूछा जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कीटो हेक्सोस, कीटो मतलब क्या हो गया, कीटोन हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कीटोन हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 6 है, ठीक है। तो अब देखिए कीटोन
यहाँ गलती हो गया था, गैलेक्टोज लिख दिया गया। तो कीटोन यानी कि कीटोन किस में प्रेजेंट होता है, तो फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। फ्रुक्टोज में हमने देखा था कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कीटोन किस में होता है प्रेजेंट, फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और 6 कार्बन होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो 6 कार्बन ओज यानी कार्बोहाइड्रेट भी है फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज में आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया भाई यहाँ पे। तो आप अगर कीटो हेक्सोज अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, या एल्डो हेक्सोज पूछ लिया जाए, तो अब आपका कोई दिक्कत होगा यहाँ पे बनाने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, इसका आंसर फ्रुक्टोज आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है प्रेजेंट है आपका, क्या प्रेजेंट है आपका, तो आप बोलिएगा इसमें कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कीटो हेक्सोज का एग्जांपल हो गया फ्रुक्टोज, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी 6 है और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, कीटोन होता है। और कीटो हेक्सोज मतलब कीटो मतलब कीटोन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब एक आपने पढ़ना है आपको आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपका आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी याद रखना आपको पूछता है। अब इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है आपसे ये भी पूछता है, तो राइबोज, राइबोज आपका एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसे, ओज यूज हो गया, ठीक है ना, ओज यूज हुआ यानी कार्बोहाइड्रेट। राइबो मतलब होता है पेंट यानी कि 5 कार्बन, ठीक है, तो पेंटोज, ठीक है ना। तो पेंटोज और राइबोज एक ही चीज है। तो 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन क्या है प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोज। तो आरएनए में भी क्या है आपका, कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा जाएगा, तो राइबोज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने वही लिखा, मैंने बता दिया था। अब ये आपका मोनोसेक्राइड खत्म होता है। मोनोसेक्राइड में हमने 3 एग्जाम्पल देखा है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, क्या लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड से हमें, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के 3 हमने डिवाइड किए, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और आगे पॉलीसेक्राइड देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड होता है ना, इससे हमें क्या होती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें मोनो एक शुगर है और इसका तुरंत बॉडी में ब्रेक डाउन होगा, जिससे आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिलेगी। ऑलिगो में 2 या 2 से ज़्यादा शुगर होगा तो उसको टूटने में टाइम, पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा शुगर तो उसको टूटने में और ज़्यादा टाइम, तो जिससे आपको एनर्जी मिलने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी। तो ग्लूकोज को देखिए, इसलिए ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है या पीते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो मोनोसेक्राइड क्लियर हो गया। मोनोसेक्राइड में हमने क्या देखा, मोनोसेक्राइड में हमने देखा कि मोनोसेक्राइड में हमने क्या देखा, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर या सेक्राइड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा ग्लूकोज, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल पहला हमने देखा ग्लूकोज, सेकंड हमने देखा फ्रुक्टोज और थर्ड हमने क्या देखा, गैलेक्टोज, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो था आपका ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड में इसका मतलब हमने क्या बताया, जिस वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा 10 तक आपका क्या होगा, शुगर प्रेजेंट होगा या सेक्राइड प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या कह रहे होंगे, ऑलिगोसेक्राइड कह रहे होंगे। जैसे कि अगर 2 शुगर होगा तो उसे आप कहिएगा डाइसेक्राइड, अगर 3 शुगर होगा तो ये आपका हो जाएगा ट्राइसेक्राइड, 4 शुगर होगा तो टेट्रासेक्राइड, 5 होगा तो पेंटासेक्राइड। ये सारे हैं क्या, ये सारे हैं आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या, तो ऑलिगोसेक्राइड है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। बहुत डाउट रहता है इसमें लोगों को, ठीक है, बहुत डाउट होता है, क्लियर नहीं कर पाते स्टूडेंट टीचर कोई भी नहीं, सच बता रहे हैं भाई, ठीक है। हमें भी बहुत साल तक इन चीज़ों का दर्द रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती है दोस्त, कि ऑलिगोसेक्राइड भी कहीं लिखा मिलेगा और डाइसेक्राइड भी, तो डाइसेक्राइड अलग पढ़ा देते हैं, ट्राइसेक्राइड, यार ये सभी के सभी आपके ऑलिगोसेक्राइड के अंदर ही है। बस जब 2 शुगर होगा तो वो डाइसेक्राइड का नाम आ जाएगा, लेकिन ये होगा क्या, ऑलिगो। क्यों, क्योंकि इसमें 2 शुगर होगा या 10 तक शुगर प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग ऑलिगोसेक्राइड के अंदर रखते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए ऑलिगोसेक्राइड का, जिसको हम लोग पहला एग्जाम्पल लिए लैक्टोज का। लैक्टोज यानी ये आपका क्या है, ऑलिगोसेक्राइड है। समझिए, ध्यान से सुनिए, लैक्टोज क्या है आपका, ऑलिगोसेक्राइड है, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होंगे। तो जो लैक्टोज होता है इसमें 2 शुगर प्रेजेंट होता है, एक आपका ग्लूकोज ये, और एक आपका प्रेजेंट होता है ग्लैक्टोज। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा सवाल, कि जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज क्या आपका मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज में कितना शुगर, एक ही शुगर, इस ग्लैक्टोज में कितना शुगर, एक ही शुगर। तो ये ग्लूकोज और जब ग्लैक्टोज यानी ये दोनों मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलती है, तब जाकर के आपका लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, यानी डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन होगा। या फिर बोल सकते हैं ये डाइसेक्राइड क्या है, तो ऑलिगोसेक्राइड है।
तो पहला एग्जांपल हमने देखा ओलिगोसेक्राइड का लैक्टोज। तो ऑप्शन में अगर आपको पूछा जाएगा लैक्टोज है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, नन। तो अब यहाँ मैंने बताया ओलिगोसेक्राइड, तो ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल में मैंने लिखा है लैक्टोज। तो अगर ऑप्शन में अगर ओलिगोसेक्राइड नहीं है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही आपका क्या आता है, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड। ठीक है, तो लैक्टोज आपका ड्राई सेक्राइड ऑप्शन में रहेगा तो टिक करिएगा, या फिर ओलिगोसेक्राइड रहेगा तो भी आप टिक कर सकते हैं। लैक्टोज किस मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, तो आप बताइएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। अब इसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6 होता है, ग्लैक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो अब इसका जोड़िए, अब ग्लैक्टोज का फॉर्मूला आपसे पूछता है तो कितना 6 कितना 12 कार्बन, 12 12 24 हाइड्रोजन और 6 और 6 12 ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन कम है, 6 6 12। देखिए हो क्या रहा कि जब दो कंपाउंड आपस में मिलती है ना तो वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होती है। तो आपने दो ग्लूकोज को कंबाइन किया C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इसलिए C12 ये 6 और ये 6 तो 12 आ गया आपका, H 12 और ये 12 24 होना चाहिए, लेकिन 2 ऑक्सीजन बाहर के कारण यहाँ 22 बचता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बाहर आ जाने के कारण 6 और 6 12 होता है, लेकिन बचता है 11, क्योंकि जब दो कंपाउंड आपस में मिलती है तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टिक करके आते हैं C6H24O12, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला ये होता है क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ से रिलीज होती है। इसमें 2 सेक्राइड हो गए, ठीक। अच्छा, ये कैसा सेक्राइड होगा, 2 शुगर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। कितना शुगर है, 2 शुगर है, कौन कौन, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इसलिए इसे डाइसेक्राइड कहेंगे या ओलिगोसेक्राइड के अंदर भी कहेंगे। इसे जो आप दूध पी रहे होते हैं उस दूध में जो शुगर प्रेजेंट होता है ये लैक्टोज ही होता है। जो पनीर खाते हैं, दूध का जितना भी आइटम उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन सा शुगर, तो लैक्टोज शुगर में टिक करेंगे। अगला एग्जांपल देखना ओलिगोसेक्राइड का, वो है आपका सुक्रोज, ठीक है ना। ये भी आपका ओलिगोसेक्राइड है, तो इट मीन्स 2 शुगर इसमें प्रेजेंट होगा, यानी 2 शुगर है तो ये कौन सा सेक्राइड हो जाएगा, तो ये भी आपका डाइसेक्राइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी डाइसेक्राइड हो जाएगा, डाइसेक्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे लैक्टोज किससे मिला था, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर, लेकिन ये जो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो आप बोलिएगा CHO। फ्रुक्टोज में कौन सा, कीटोन। ग्लैक्टोज में कौन सा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम है भाई, ये 2 शुगर से मिलकर बना है तो ये डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। डाइसेक्राइड क्यों, क्योंकि इसमें 2 शुगर है, 3 होता तो ट्राइसेक्राइड हो जाता, लेकिन ये किसके अंदर आएगा, तो ओलिगोसेक्राइड के अंदर आएगा। सुक्रोज किसका एग्जांपल है, तो ये आपका ओलिगोसेक्राइड का, इसका फॉर्मूला C12H22O11 वही होगा। क्यों, सेम वही रीजन है, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा। फॉर्मूला ग्लूकोज का आपको पता है, फ्रुक्टोज का भी आपको पता, बता दिया। अब इसका यूज पूछा जाएगा, इसका नाम पूछा जाता है। देखिए जो घरों में आप जो शुगर यूज करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है हाउस होल्ड शुगर। टेबल में जो आप यूज करते हैं, जो गुड़ खाते हैं आप, दही चूड़ा वाला जो गुड़ हो गया, उस गुड़ में भी यही आपका शक्कर प्रेजेंट होता है, यानी कि सुक्रोज प्रेजेंट होता है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल आपको देखना है ओलिगोसेक्राइड का, वो है माल्टोज। माल्टोज यानी वो है आपका ओलिगोसेक्राइड, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा होगा, लेकिन देखते हैं माल्टोज में कितना, तो 2 शुगर है, इसलिए ये डाइसेक्राइड। कौन कौन सा, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी इसमें दोनों ग्लूकोज ही शुगर प्रेजेंट है, C6H12O6। तो सेम वही फंडा, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ये जो माल्टोज है ना, जो माड़ पीते हैं, जो चावल जब आप बना रहे होते हैं तो जो पानी निकलता है ना, वो बॉइल्ड राइस वाटर का या माल्ट शुगर भी से बोला जाता है, तो वो शुगर उसमें क्या होता है, आपका माल्टोज होता है। तो माल्टोज किस मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ है, तो ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। क्लियर। अब एक आपका ट्राइसेक्राइड आपका एग्जाम में होप शो पूछ ले इस बार, रेफिनोज, ठीक है ना। रेफिनोज में ट्राइसेक्राइड बोला गया। ट्राइसेक्राइड मतलब 3 शुगर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ये क्या, तो आपका ओलिगोसेक्राइड ही है। ये क्या है आपका, ओलिगोसेक्राइड ही है, ओलिगोसेक्राइड ही है, SACCHARID, ओलिगोसेक्राइड ही है। क्यों ओलिगोसेक्राइड है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा 10 तक अगर आपका शुगर प्रेजेंट होगा तो ओलिगोसेक्राइड के अंदर आएगा, और अगर उसमें 3 शुगर है तो उसका स्पेसिफिक नाम हम बोलेंगे ट्राइसेक्राइड। तो अब पूछता है कि रेफिनोज में कौन कौन से 3 शुगर का नाम आपको याद रखना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों मोनोसेक्राइड इसमें ऐड कर देना, तब आपका रेफिनोज। ये बहुत कम मात्रा में ये शुगर मिलती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 6 12 6 18, ठीक है।
12 तिया 36 होनी चाहिए था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 18 होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल गया। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर बाहर निकल गया यानी कि हाइड्रोजन में कितना 4 की कमी, ऑक्सीजन में कितना 2 की कमी। तो 6 6 12 6 18 होना चाहिए, 2 कम कर दिए 16, 12 तिया 36 हाइड्रोजन होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन बाहर तो 32। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी रेफिनोज का याद रखिएगा, ये एग्जाम में कम पूछता है क्योंकि ये इस मात्रा में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है आज आपका जो कंप्लीट हो गया पार्ट। देखिए कार्बोहाइड्रेट का 3 पार्ट हमने देखा था। मोनोसेक्राइड, इसमें हमने देखा मोनोसेक्राइड में एक तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। फिर हमने देखा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में हमने क्या देखा, एक तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा भाई क्या, लैक्टोज देखा। ठीक है, लैक्टोज देखा, फिर माल्टोज देखा, और उसके बाद क्या देखा, एक हमने सुक्रोज देखा। ठीक है, ये तीनों हमने देखा जो ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होंगे ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, उसके बाद अब बच जाता है पॉलीसेक्राइड, जिसमें जो शुगर की संख्या कितनी होगी, 10 से ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें इतना क्लियर रखना है। अब अगला हम लोग जो कवर कर रहे होंगे आपका, जो हम लोग अगला हमारा जो टारगेट होगा, कहाँ गया, पॉलीसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड खत्म करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म होगा, फिर प्रोटीन फैट विटामिन जो भी चीज़ है। तो जो भाई आते हैं आइए हमारे साथ जुड़िए एक बार, बहुत कंटेंट शानदार लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग। साइंस को खत्म कर रहे हैं, साइंस को अब तो बायोलॉजी लास्ट चल ही रहा अब।